वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज मैपिंग। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए और कमीशंस आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी की एक डेफिनेशन क्या है। अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशंस बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो सबसे सरल हो और समझने में भी सुविधाजनक हो। तो डेफिनेशन है, ज्योग्राफी डील्स विद द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना। यहाँ पे फिनोमिना का मतलब होता है घटना। भूगोल क्या है? भूगोल विवरण है और विस्तार है किसका? घटनाओं का। किन घटनाओं का? फिजिकल या ह्यूमन। फिजिकल का मतलब है भौतिक घटनाओं का और ह्यूमन का मतलब है मानवीय घटनाओं का। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भूगोल विषय के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत हमको एक्सप्लेनेशंस पढ़ने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने होते हैं। किस फिनोमिना के? फिजिकल फिनोमिना के और ह्यूमन फिनोमिना के। जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि भूगोल दो प्रकार का है, या तो फिजिकल ज्योग्राफी और या ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा कोई भूगोल नहीं होता है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप पेपर 1 में पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन पेपर 2 में आप पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इसकी कहानी ये है कि आप जिस भी देश में रहेंगे उस देश के भूगोल की भी समझ और जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा यूएसए का है तो वो भी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेगा, लेकिन वो ज्योग्राफी ऑफ यूएसए भी पढ़ेगा। इसी प्रकार से कोई जापान का छात्र है तो वो भी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पढ़ेगा, लेकिन वो जापान की ज्योग्राफी को भी पढ़ेगा। और सेम इंडिया में हमें इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन प्राइमरी लेवल पे हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना है। अब फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में अंतर क्या होता है? तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है एक तरीके से प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल किसका? भौतिक। तो भौतिक प्राकृतिक भूगोल हमको पढ़ना होता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। भौतिक चीज़ें क्या हैं? तो भौतिक चीज़ों में है ब्रह्मांड, भौतिक चीज़ों में है पृथ्वी, भौतिक चीज़ों में है नदी, भौतिक चीज़ों में है झीलें, भौतिक चीज़ों में है महासागर, पर्वत, पठार। ये सब फिजिकल चीज़ में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जब यहाँ पे टर्म ह्यूमन लग जाता है तो ह्यूमन का अर्थ हो गया मानव भूगोल। अर्थात यदि नदी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो नदी के ऊपर कोई डैम बनाया गया है तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यदि हम प्लेटू को पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो प्लेटू के ऊपर जो टाउन प्लानिंग है वो पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसी प्रकार से अगर हम फॉरेस्ट को पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो उसी फॉरेस्ट में यदि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। उम्मीद है कि आपको फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद ये डेफिनेशन और अंतर समझने के बाद एक प्रश्न पैदा होता है कि भूगोल विषय का विकास कैसे हुआ। तो भूगोल विषय का विकास 15वीं सदी में प्रारंभ होता है 1400 एडी में, जब इंग्लैंड के अंदर लिबरलाइजेशन आ रहा था। इसके ठीक 2 साल के बाद 1402 में न्यू डिस्कवरीज ऑफ वर्ल्ड शुरू हुई। लोगों ने दुनिया भर के नए नए देशों को खोजने का प्रयास किया, क्योंकि जब नए देश खोजे जाएंगे तभी कॉलोनीज बनाई जा सकेंगी, तभी ट्रेड एंड कॉमर्स किया जा सकेगा। तो उस ज़माने में पहली बार लोगों ने ये प्रयास किया था कि वर्ल्ड के मैप को एक रफ तरीके से ड्रॉ किया जाए। तो वर्ल्ड के मैप को ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट था कि लोग जहाँ पर जाते थे वहाँ के अकॉर्डिंग मैप को ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन ये मैप एग्जैक्ट नहीं होते थे, ये मैप कपड़े के ऊपर बनाए गए होते थे, नई लोकेशंस उसमें बार बार ऐड करी जाती थी। लेकिन उस समय में जब वास्को द गामा जैसे लोग, जब कोलंबस जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया था ज्योग्राफी के लिए, तब हमने कभी ये नहीं सोचा था कि सैटेलाइट्स भी इस दुनिया में कभी आएंगी।
आज की बात अगर करी जाए तो कोई भी व्यक्ति जो हवाई जहाज़ में बैठ कर के यात्रा करता है वो कोलंबस या वास्को द गामा के बराबर है। कोलंबस ने अपना पूरा जीवन खपा दिया अमेरिका को खोजने में, लेकिन आज आप फ्लाइट से 22 घंटे में अमेरिका पहुंच सकते हैं। वास्को द गामा ने पूरा जीवन खपा दिया इंडिया को खोजने में, लेकिन आज आप 6 घंटे की फ्लाइट में यूरोप से इंडिया आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि समय बदल चुका है और आज हमारे सामने इस तरीके के सैटेलाइट मैप्स हैं जो एकदम ऑथेंटिक होते हैं। इन मैप्स के ऊपर अगर कहीं पर एक डॉट भी लगा हुआ है तो वो डॉट अपने आप में कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता है, किसी ना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद एक प्रश्न और पैदा होता है, वो प्रश्न ये है कि अगर आपको अर्थ का रियल मॉडल देखना है तो आपको ग्लोब पढ़ना पड़ेगा। बचपन में स्कूल में भी हम लोगों ने यही सीखा कि ग्लोब इज़ द रियल मॉडल ऑफ अर्थ। तो अगर ग्लोब अर्थ का रियल मॉडल है तो फिर इस तरीके के मैप कैसे ड्रॉ किए गए? तो उसका रीज़न ये है कि ग्लोब जो है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है। ग्लोब एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको कैरी कर पाना मुश्किल काम होता है, इसलिए आप ग्लोब को कभी अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकते। ग्लोब को आप पानी के जहाज़ों में या फ्लाइट में कैरी नहीं कर सकते। इस वजह से शायद मैप का कॉन्सेप्ट आया होगा। बना कैसे? बना ऐसे कि ये हो गई आपकी रियल अर्थ और यहाँ पे हो गया वर्ल्ड का मैप। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि वो सर्कुलर है, ये फ्लैट है। वो 10 डायमेंशियल है, ये 2 डायमेंशियल है, या मैक्सिमम 3 डायमेंशियल भी हो सकता है। तो इसमें यह किया गया कि ग्लोब को सबसे पहले कट किया गया। नॉर्थ पोल को काट दिया गया, साउथ पोल को काट दिया गया। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आपस में कट गए, इसके बाद बीच में यहाँ पे एक मार्क लगा करके इसको भी ऐसे काट दिया गया। और जब ये पूरा ग्लोब कट गया, इसके बाद इसको पकड़ के इस तरीके से ओपन कर दिया गया। जब इसको इस तरीके से ओपन कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो चीज़ ड्रॉ होगी वो ऐसे बुक शेप में ड्रॉ होगी। और बुक शेप में ड्रॉ होने के बाद समय के साथ सुधार हुए और आज इस तरीके का ये मैप हमारे सामने आ जाता है। हालांकि इस मैप में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। वो क्यों हैं इसका भी रीज़न एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पोल्स हैं हमारे वो फ्लैट एंड सर्कुलर हैं, लेकिन मैप के ऊपर हमको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो निश्चित तौर पे जब आप लोग घर पे एटलस पे पढ़ाई करेंगे तो हमारे पास में जो साउथ पोल है इसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर रहेंगी, लेकिन अब वो क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से नॉर्थ पोल पे भी चीज़ें आपको थोड़ी सी अनक्लियर रहेंगी, लेकिन अब वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वर्ल्ड के मैप में जो कमियां होती हैं उन कमियों में पहली कमी क्या है? पहली कमी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कमी, जिसका रीज़न है रियल मॉडल एंड आर्टिफिशियल मॉडल। दूसरी कमी क्या होती है? सैटेलाइट प्रॉब्लम। कई बार सैटेलाइट की वजह से भी मैप्स को हम लोग एग्जैक्टली नहीं वॉच कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो मैप्स होते हैं वो मैप लगभग 99% ऑथेंटिक होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मैप की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो मैप की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे होते तो शायद आपको सिर्फ रट करके एग्ज़ाम पास कर लेना होता। अब ऐसा नहीं है, ट्रेंड बदल गया है, डिप्लोमेसी बढ़ गई है, फॉरेन रिलेशंस बदल गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बिगेस्ट प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ज्योग्राफी का रोल बहुत बढ़ जाएगा, और ये रोल इतना बढ़ जाएगा कि बिना ज्योग्राफी के आप आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी की तो बात ही मत करिए। इसलिए पिछले 5-6 सालों से ये देखा जा रहा है कि प्री में जो भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो मैपिंग के थ्रू है। मैप्स के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है आपको कि जिसको भी मैपिंग अच्छी आती होगी वो यूपीएससी को क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा चुका होगा। इसलिए हमारी ये पूरी सीरीज़ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की है ये सिर्फ मैपिंग के थ्रू ही चलेगी। तो मैपिंग के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे क्या?
मैपिंग के थ्रू हम लोग इस वर्ल्ड के मैप को डिटेल एनालाइज करेंगे, जिसका एक रफ आइडिया मैं आपको आज ही दे रहा हूँ। इस रफ आइडिया के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये महाद्वीप आखिर होते क्या हैं? हमने पूरे विश्व के मानचित्र को एक साथ नहीं पढ़ सकते, ये बहुत बड़ा शेप में है, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर छोटे पार्ट को कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी वाटर बॉडीज इस दुनिया में हैं उनको हम लोगों ने 5 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम लोग ओशंस या महासागर कहते हैं। और इसी क्रम में इस वर्ल्ड के मैप पे जो सबसे बड़ा आपको कॉन्टिनेंट महाद्वीप नज़र आता है वो है एशिया। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से लेकर के ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी क्रम में चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फिर 5वें नंबर पे आता है यूरोप, जो ये आप देख रहे हैं, और फिर 6वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहेंगे कि मैंने 6 चीज़ें आपको गिनवा दी, लेकिन 7वां महाद्वीप अंटार्कटिक छूट गया। तो अंटार्कटिक छूटा नहीं है, इसे जानबूझ करके छोड़ दिया गया है। आप आज के बाद केवल 6 महाद्वीपों के बारे में ही चर्चा करिएगा, क्योंकि 7वें महाद्वीप को महाद्वीप होने का अब कोई अधिकार नहीं है। कॉन्टिनेंट बनने के जो 2 पैरामीटर्स होते हैं उनमें पहला पैरामीटर होता है एरिया। अगर आपके पास में एरिया है तो आप एज ए कॉन्टिनेंट रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है पॉपुलेशन। अगर आपके पास में जनसंख्या है तो भी आप महाद्वीप के रूप में रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। जो अंटार्कटिक है ये चूंकि पोलर रीजन है, इसलिए ये पूरा फ्रीज्ड एरिया है। ये एरिया तो कैरी करता है, फर्स्ट पैरामीटर फुलफिल करता है, लेकिन ये पॉपुलेशन जैसा दूसरा पैरामीटर फुलफिल नहीं करता। दिस इज द रीज़न कि इसने कॉन्टिनेंट होने का दर्जा खो दिया है। ये 6 कॉन्टिनेंट आपके सामने हैं, जिनका एक रफ आइडिया आपको दे दिया गया है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं। एक नए कॉन्टिनेंट का भी उदय हो चुका है जिसका नाम है जीलैंडिया, लेकिन जिस दिन उसको ऑफिशियल मान्यता मिल गई उस दिन हम लोग जीलैंडिया को भी इसी मैप के ऊपर ड्रॉ करके आपको बताएंगे। तो ये था मैप का एक रफ ओवरव्यू, इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ द ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट ऑफ द ग्लोब एंड द वर्ल्ड मैप। अब हम लोग इसी सीरीज के माध्यम से एशिया, पहला महाद्वीप पढ़ने के लिए जाएंगे और प्रत्येक महाद्वीप को डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब चर्चा करेंगे एशिया की।